नमस्कार। इंडियन स्टोरी स्पीकर में आपका स्वागत है। तलाश भाग 2। रात के करीब 1:30 बजे दामिनी के कमरे में कुछ खटपट हुई, जिससे दामिनी की आँख खुल गई। उसने नज़र उठाकर देखा तो खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, जिसे देख वो बिल्कुल थर्रा गई और बोली, कौन है वहाँ, कौन है? डर लगने के बावजूद भी वो खिड़की के पास चली गई, जैसे उसे कोई अपनी ओर खींच रहा हो। उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो वह गुमशुदा लड़का उसकी खिड़की के बाहर खड़ा उसी की ओर देख रहा था। दामिनी ने जल्दी से खिड़की खोली और कहा, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो आज मुझे मरवा ही दिया था। तुम्हें पता है मुझे घर में कितनी डांट पड़ी है? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ़ करना दीदी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आपसे डर लगा था, इसलिए मैं भाग गया था। उसने खिड़की खोलकर उस लड़के से कमरे के अंदर आने को कहा और वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस लड़के के हाथों पर कुछ निशान थे, जैसे कि किसी ने उसके हाथ पैर रस्सी से बांध रखे हो। दामिनी उस लड़के से खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। तुम मेरे घर तक कैसे आ गए? और अगर तुम मेरे घर आ सकते हो तो अपने घर क्यों नहीं गए? तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हो रहे होंगे, दामिनी ने लड़के से कहा। लड़का एकदम खामोश हो गया और कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, वह कभी परेशान नहीं होते। दामिनी लड़के की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने उससे कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, उन्हें तो रात रात भर नींद नहीं आती होगी। लड़का अभी भी एकटक खिड़की की ओर देख रहा था। दामिनी ने थोड़ा जोर से पूछा, बताओ ना, आखिर कहाँ रहते हो तुम? देखो, मैं कुछ नहीं जानती। मैं कल सुबह तुम्हारे माता पिता के पास तुम्हें छोड़ आऊँगी और कल मैं अपने घर में भी सबको दिखाऊंगी कि देखो, मैं कोई पागल नहीं और ना ही मेरा वहम था ये। तुम सो जाओ। यह कहकर दामिनी ने उस लड़के का कस के हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आई, दामिनी, क्या हुआ? किससे बातें कर रही है? माँ की आवाज़ सुनकर दामिनी घबरा गई और बोली, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं बस मोबाइल चला रही थी। माँ ने दोबारा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दामिनी ने पलट कर देखा तो लड़का गायब हो चुका था। उसने जल्दी से खिड़की की ओर देखा तो खिड़की का शीशा खुला हुआ था। वो तुरंत ही खिड़की से बाहर भाग गई और यहाँ वहाँ बच्चे को बिना आवाज़ दिए ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। उसने मन ही मन कहा, अजीब बच्चा था, घर जाने की बजाय यहाँ वहाँ घूम रहा है, मुझे कुछ करना होगा। यही सोचते सोचते वो फिर कमरे में आ गई और सो गई। अगले दिन सुबह उसके पिताजी ने उसे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए कहा। बहुत दबाव के बाद दामिनी जाने के लिए तैयार हुई। साइकियाट्रिस्ट ने दामिनी से पूछा, क्या आपको कोई परेशानी, कोई दुख, परिवार का कोई दबाव है? दामिनी मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने भी उसको हिप्नोटाइज करके कहा, दामिनी, अब तुम एक काले अंधेरे कमरे में हो। तुम्हें और कुछ भी याद नहीं, सिवाय इसके कि तुम एक काले अंधेरे में कमरे में हो। अब तुम धीरे धीरे दूर जो तुम्हें रोशनी की किरण दिखाई दे रही है उसके पास चलती चली आओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। दामिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने दोबारा कहा, दामिनी, चलती आओ, धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ चलती रहो और बताओ कि तुम्हें अपने आसपास क्या दिख रहा है। दामिनी ने फिर से कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ देर बाद वह चीख पड़ी, नहीं नहीं, मैं और आगे नहीं जाऊंगी, मैं और आगे नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने रहस्यमय तरीके से पूछा, क्यों दामिनी, आखिर ऐसा क्या है वहाँ जो तुम आगे जाना नहीं चाहती? तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। दामिनी फिर खामोश हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो उस रोशनी की किरण के आगे बढ़ती जा रही हो। तुम तुम लोग तो कई सालों से खो चुके हो। तुम सब लोगों को मैंने देखा है। तो तुम लोग गुमशुदा नहीं हो और दुनिया तुम्हें बेकार में तलाश कर रही है। किसने बंद किया तुम लोगों को यहाँ? दामिनी ने पूछने पर भी उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया।
लेकिन जब उसने उन लोगों को और पास से देखा तो वो और ज़्यादा घबरा गई और बोली, ये तुम लोगों को आखिर हुआ क्या है? तुम लोगों को देखकर तो लगता है तुम लोग मर चुके हो। डॉक्टर ने फिर कहा, कौन मर चुका है दामिनी? मुझे बताओ, किन लोगों को तुम देख रही हो? दामिनी ने कहा, दुनिया से गायब होने वाले लोग। यह सब वह लोग हैं या तो मर चुके हैं या तो गुमशुदा हो चुके हैं। इतना कहते ही दामिनी बड़ी जोर से चीखकर छटपटाने लगी और चिल्लाने लगी, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाने दो। मैं तुम में से नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे इस अंधेरे में मत खींचो, मुझे अंधेरे में नहीं जाना, मुझे अंधेरे में नहीं जाना। दामिनी यह कहकर जोर जोर से चिल्लाने और तड़पने लगी। उसका शरीर पसीने से डूब गया। दामिनी की हालत देखकर डॉक्टर भी परेशान हो गए। वो समझ गए कि दामिनी को अब नींद से जगाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने फिर भी दामिनी से पूछा, कौन है वो? देखकर मुझे बताओ, कौन है वहाँ जो तुम्हारे हाथ खींच रहा है? कौन है? दामिनी एकाएक बड़ी भारी आवाज़ में बोल पड़ी, आप है डॉक्टर साहब, आप। यह सुनकर डॉक्टर साहब के पसीना आ गया और तभी दामिनी अपनी नींद से जाग गई और अपनी हालत देखकर बोली, क्या हुआ था डॉक्टर साहब? उन्होंने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम अब जा सकती हो। डॉक्टर साहब ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए एक पेपर पर लिखना शुरू कर दिया और बाहर आते ही दामिनी के पिताजी से कहा, देखिए, मुझे लगता है कि आपकी बेटी डिप्रेशन का शिकार है। उसको हिप्नोटाइज करने पर भी उसे अजीबोगरीब लोग दिख रहे हैं। यह वह लोग हैं जो या तो गुमशुदा हो चुके हैं या फिर जिन के मरने की खबर वह पढ़ती रहती है। उन सब खबरों का इसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। अगर आप यह सब बंद करवाएंगे और कोशिश करें कि यह ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहे, अच्छी किताबें पढ़े, फिल्में देखे और खुश रहे। बाकी मैंने यह दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इसे बाहर ले जा सकते हैं और 15 दिन बाद फिर आकर चेकअप करवा सकते हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार दामिनी के पापा ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन दामिनी इन सब चीज़ों से बहुत नाखुश थी। लेकिन अब वह कभी तो कॉमेडी फिल्में देखने लगती तो कभी मोटिवेशन वाली किताबें और कहानियाँ पढ़ने लगती। सब कुछ उसके कमरे से हटा दिया गया और दामिनी भी अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगी। 2 दिन बाद शाम को दामिनी के पापा तेज कदमों से घर के अंदर आए और बोले, दामिनी, तुम्हें पता है जो डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहे थे उनकी मौत हो गई। यह बात सुनकर दामिनी और उसकी माँ भी दंग रह गए, क्योंकि वह तो अभी अच्छे भले थे। अचानक उनकी मौत कैसे? पापा ने बताया कि उनके अपार्टमेंट में उनकी लाश मिली, वो भी बहुत ही अजीबोगरीब हालत में। जिससे सोफे पर बैठकर वह मरीज देखते थे, उनकी लाश उसी सोफे पर पाई गई। बैठे हुए और सामने की ओर देखते हुए ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया है जिससे कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, वो मुंह खुला रह गया। यह सब सुनकर दामिनी और उसकी माँ को बड़ा दुख हुआ। दामिनी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन पापा, उन्होंने आखिर ऐसा क्या देख लिया होगा? अब यह तो मैं भी नहीं जानता बेटा। खैर, कल उनका अंतिम संस्कार है, मैं जाऊंगा। उनकी वजह से तुम्हारी हालत में थोड़ा सुधार हुआ था। लेकिन पापा इतना कहकर रुक गए। दामिनी ने कुछ सोचते हुए कहा, पापा, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। पापा ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। अगले दिन सुबह दोनों डॉक्टर के घर आ गए। दोनों जैसे ही डॉक्टर के घर में गेट के अंदर घुसे, चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी। तभी दामिनी की नज़र एक लड़के पर पड़ी। सफ़ेद कुर्ता, उदास चेहरा और चेहरा भी ऐसा जो किसी के दिल में भी अपनी जगह बना ले। उस लड़के के चेहरे में ऐसी कशिश थी कि दामिनी की नज़रें बार बार उसकी ओर देख रही थी। दोनों जब अंदर आए तो डॉक्टर साहब को श्मशान ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन दामिनी की नज़रें अब उसी लड़के को तलाश कर रही थी। यह पहली बार दामिनी के साथ हुआ था कि कोई लड़का उसे इतना पसंद आ गया था कि वह बार बार उसे देखना चाह रही थी। उसके हॉल में चारों ओर देखा, वह कहीं नहीं था। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो उसने देखा वो लड़का एकांत में एक पेड़ के नीचे अकेला खड़ा न जाने क्या सोच रहा था।
दामिनी उसके पास आना चाहती थी, लेकिन आखिर अचानक से उसके पास जाती तो कैसे? वो यह सब सोच ही रही थी कि तभी उस लड़के ने भी उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे दामिनी को देखकर वह भी उससे जुड़ गया है। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देख रही थी और दोनों धीरे धीरे पास आ गए थे। उस लड़के ने कहा, बहुत बुरा हुआ ना? हाँ, बुरा तो हुआ है, दामिनी ने धीरे से कहा। लड़का बोला, अक्सर जिंदगी में हम सोचते कुछ और है, देखते कुछ और है और होता कुछ और ही है। दामिनी ने धीरे से कहा, क्या यह तुम्हारे कोई रिश्तेदार थे? लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं। क्या यह ज़रूरी है कि किसी से मिलने के लिए कोई रिश्ता होना ज़रूरी है? दामिनी ने मुस्कुराकर नज़रें झुका ली। वह समझ गई शायद डॉक्टर साहब का कोई मरीज या फिर कोई दोस्त होगा। दोनों में थोड़ी देर तक बात होती रही और दोनों ही एक दूसरे के दिल का हाल जान गए। दामिनी बिना बताए कहाँ चली गई लड़की। पापा की आवाज़ सुनकर दामिनी भागती हुई चली आई। कहाँ गायब हो जाती हो बेटी? चलो, अब मुझे ऑफिस की भी देर हो रही है। तुम घर जाओ और हाँ, सीधा घर ही जाना। इतना कहकर वो दोनों डॉक्टर के घर से बाहर निकलने लगे, लेकिन दामिनी की नज़रें चारों ओर फिर उसी लड़के को देखने के लिए बेताब हो रही थी, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखा। उस दिन से दामिनी थोड़ा थोड़ा खुश रहने लगी। माँ भी उसके बदले व्यवहार से बहुत खुश थी। एक दिन उन्होंने दामिनी के पापा से कहा, देखो जी, वैसे बुरा हुआ था डॉक्टर साहब चले गए, लेकिन हमारी बेटी में काफ़ी बदलाव आ गया है। जब से उन्होंने जैसा करने को कहा था हमने वैसा किया। चलो, एक काम तो अच्छा हुआ। दामिनी के पापा यह कहकर बिस्तर पर लेट गए। दामिनी उस लड़के के बारे में सोचती रही। वह बार बार यह सोचकर अपने आप को कोसती थी, मैंने भला उस लड़के का नंबर क्यों नहीं मांगा? नंबर तो दूर इसके, उसका नाम तक नहीं पूछा। लेकिन भला लड़की होकर मैं यह सब पहले कैसे करती? उसने भी तो नहीं पूछा। यही सब सोचते सोचते दामिनी को न जाने कब नींद आ गई। यहाँ तलाश का भाग 2 खत्म होता है।